नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल संभवतः जैसी उम्मीद है कि कल उत्तर प्रदेश की नई 18वीं विधानसभा की नई सरकार शपथ ग्रहण कर लेगी। बहुत सी अटकलें हैं, बहुत सी बातें हैं। आज हम लोग थोड़ी ये चर्चा कर लें कि जैसे 2017 से 2022 की सरकार चली, तो अब 2022 से 2027 में कि ये सरकार कैसे, इसका स्वरूप क्या होने वाला है और सरकार कैसे चलने वाली है। क्या नौकरशाह जैसा माना जाता है कि 2017 से 2022 तक नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत हावी थे, तो क्या उनका दबदबा और बढ़ेगा अगली सरकार में, मतलब जो अब चलेगी सरकार, या चुने हुए प्रतिनिधियों का थोड़ी ज़्यादा दबदबा रहेगा? ये जरा देखने वाली बात होगी। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार फिर से आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक निश्चित रकम के लिए देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी मदद कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है। अगर आप आर्थिक मदद करते हैं तो हमें चैनल चलाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। सरकार कल जब हो रही है तो उसके दो पक्ष हैं। मैं अभी ये भी आऊँगा ब्यूरोक्रेट क्या और कैसे और क्यों उस डिटेल में, लेकिन उससे पहले बहुत सी अटकलें लग रही हैं। 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की एक कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज है कि ये सरकार, जैसा बीजेपी का है और अच्छी बात है, बीजेपी ये सारी सरकार का जो स्वरूप होने वाला है वो मेरे हिसाब से 2024 के इलेक्शन को सामने देखते हुए किया जा रहा है। जनरली सरकार क्या होते हैं कि जब 5 साल बाद का उनके पास टाइम रहता है कि 5 साल बाद तक, 4 साल तक चलो कुछ भी करेंगे फिर देख लेंगे। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आज ही से सरकार एक तरह से अपने को एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जा रही है। 2024 के इम्तहान की तैयारी आज ही से शुरू कर दे रही है। वो 2027 का इंतजार नहीं है उसको। तो एक तो है। अब उसके कारण क्या है, 2-3 जब सरकार बना रहे हैं तो उसमें मेरे हिसाब से 2-3 संतुलन इनको बैलेंस करने पड़ रहे हैं। पहला, रीजनल बैलेंस, क्योंकि इनिशियली जब इलेक्शन शुरू होने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत खराब करेगी और ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कंपैरेटिवली अच्छा करेंगे। हुआ इसके जस्ट उल्टा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले खराब किया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसी उम्मीद थी भाजपा का प्रदर्शन खराब रहेगा, वो वैसा खराब नहीं रहा। 2 कारण, किसान आंदोलन की वजह या जो भी ऐसा माना जा रहा है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे अमित शाह जी ने जो व्यू रचना की उसमें उन्होंने जाट के बड़े वोटों को, बड़े तबके को बीजेपी की तरफ कर लिया था, तो वो उसमें सफल रहे। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर 2024 की तैयारी करनी है और वो है, तो आप भाजपा को शायद ईस्टर्न यूपी को एमएलए जितने वहाँ से जीत के आए हैं उसके मुकाबले ज़्यादा प्रोपोर्शनेट में मंत्री बनाने पड़े, उस बैलेंस को कायम रखने के लिए। दूसरा बात जो मुझे लगता है जो संतुलन बनाने की बात होगी वो कास्ट की होगी, क्योंकि कास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी के 12% वोट हुए हैं, करीब 8% या 10% वोट घटे हैं, और वो दलित वोट शिफ्ट हुए हैं बीजेपी में। अब वो बीजेपी में कोई परमानेंट 2024 तक रहेंगे कि अगर उनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो वो कहीं और चले जाएंगे, इसलिए इस कास्ट को भी उनको बैलेंस करना होगा। दूसरा, बैकवर्ड जो हैं, अब बैकवर्ड का क्या हो गया, उनके जो एक लीडर, जिस लीडरशिप को तैयार किया जा रहा था, नर्स किया गया था, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो हार गए। अब जब वो हार गए तो ठीक है, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी भी इलेक्शन हार गए लेकिन उनको फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसी तरह से यहाँ पे उनको दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो धमक होती है ना, जब आप खुद इलेक्शन हार जाइए, और खुद ही नहीं हारे, पूरे जिले में जो कौशाम्बी जिला है वहाँ पे बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाई। 3 सीटें हैं, एक भी नहीं जीत पाई। तो जैसे बोलते हैं ना, अपने जिले को ही नहीं बचा पाए। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लगता है वो बैकवर्ड कास्ट को भी कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव केवल यादवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव बैकवर्ड हैं। आज मान लीजिए हो सकता है कि कुछ और बैकवर्ड नहीं आ रहे हो, लेकिन कल के दिन वो एक ऑल्टरनेटिव तो बैकवर्ड्स के लिए है ही। तीसरा जो संतुलन बनाना है वो अपने सहयोगी दलों का बनाना है, क्योंकि सहयोगी दल में निषाद पार्टी, संजय निषाद जी और अनुप्रिया पटेल जी की अपना दल एस, इनका बैलेंस ये बनाना है कि आज की तारीख में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी
अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी, ये सब होने के बाद भी और ट्रेडिशनली पूरे देश में कुर्मी बाय एंड लार्ज बीजेपी को वोट करता है। ये होने के बाद कुर्मी पल्लवी पटेल जो अनुप्रिया जी की बहन है, उन्होंने केशव मौर्य को हरा दिया और इसका मतलब उनको वो कुर्मी वोट ठीक से उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो वोट कुर्मी वोट के डिवीजन को भी अगर रोकना है तो इनको रिप्रेजेंटेशन अपना दल को ठीक से देना होगा, इनको निषाद पार्टी को अगर रोकना है तो उसको ठीक से देना होगा। लेकिन एक खतरा और है जो इन पार्टीज के साथ है। बीजेपी जनरली छोटे दलों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उसको कहते हैं ना, समाप्त कर देती है। समाप्त नहीं, उसको एक हिंदी का खराब वर्ड में बोल रहा हूं, लील लेती है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में वो वीआईपी पार्टी थी मुकेश सहनी की, उसके तीनों एमएलए को बीजेपी ने अपने यहाँ ले लिया। नॉर्मली आप ऑपोजिशन के एमएलए को तोड़ के अपने यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने सहयोगी दल के ही सारे एमएलए को अपने यहाँ ले लेना या कुछ एमएलए को अपने यहाँ ले लेना, ये थोड़ा एथिकली मुझे लगता है जो आपका सहयोगी है उसके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो कल के दिन निषाद पार्टी के जो एमएलए हैं या अपना दल के जो एस के जो एमएलए हैं, वो भी कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी के में ही अपने को में चले जाएं और पार्टी छोड़ दें, एक इसका खतरा भी रहेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कार्यपालिका की, जो मूल आज का विषय है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी 2017 से 2022 तक अच्छा बुरा जो भी चलाया, इलेक्शन जीत के आई है बीजेपी, तो बिल्कुल बीजेपी ब्यूरोक्रेसी को, कार्यपालिका को अपनी पीठ थपथपाने का हुआ है कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसीलिए दोबारा जीत के आए। लेकिन 2024 तक दो प्रमुख अफसरों का मैं नाम लूंगा, और वो नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो बिल्कुल आंख और कान थे इस सरकार के। एसपी गोयल साहब का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, वो तो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के उनके उस कार्यालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कार्यालय थे, लेकिन बाहर से अवनीश अवस्थी साहब और नवनीत सहगल साहब, ये दो लोग ऐसे थे जिनका फुटप्रिंट सारे निर्णयों पे साफ साफ दिखाई देता था। अब अवनीश अवस्थी जी अगस्त अभी 2022 में रिटायर हो रहे हैं, नवनीत सहगल साहब जुलाई 2023 में रिटायर हो जाएंगे, इलेक्शन 2024 में है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद इनको एक्सटेंशन कितने दिन का देंगे, क्या देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो वाली बात तो नहीं रह जाती है ना। तो ये दो लोग नहीं, मतलब अपने नॉर्मल उसमें नहीं रहेंगे। अब दुर्गा शंकर मिश्र जी को, जो रिटायर हो गए थे, उनको एक्सटेंशन दे के लाया गया है अभी एज चीफ सेक्रेटरी। अब 2023-24 तक उनका क्या रोल रहता है, क्योंकि उनको जब लाया गया तो उनका मूल ये था कि आप ब्यूरोक्रेसी को ठीक करिए, ब्यूरोक्रेसी को आपको कंट्रोल करना है। लेकिन क्या 2024 तक वो कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि अगर दुर्गा शंकर मिश्रा जी 2024 तक कंटिन्यू करते हैं तो उसका एक दूसरा इफेक्ट भी होता है। उसका एक दूसरा इफेक्ट ये हो जाएगा कि जो बाकी आईएएस लोग बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी की लाइन में कि भाई अब तिवारी जी रिटायर हुए, अब हम लोग का नंबर होना चाहिए था, हम लोगों में से कोई बनेगा, और दुर्गा शंकर जी जो रिटायर्ड एक अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी बैठे हैं, तो बहुत से आईएएस जो इस लाइन में बैठे हैं या जिनको लगता है कि अब उनको बनना चाहिए, उनका नंबर नहीं आएगा। तो उनका नंबर नहीं आएगा तो वो कितना, इस हालांकि आईएएस अधिकारी इसमें कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो कितने मोटिवेटेड डिमोटिवेटेड होंगे ये देखने वाली बात है। एक सज्जन का और रोल की बात कर लूँ, AK शर्मा साहब, जो प्रधानमंत्री के बहुत विश्वसनीय थे, जो इस्तीफा दे के उनको उत्तर प्रदेश भेजा ही गया था, और उस समय वो डिप्टी, उनको कोई रोल योगी जी ने नहीं दिया। जैसा कहा जाता है कि योगी जी ने शर्त ये रखी थी कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे इन प्लेस ऑफ केशव मौर्य। अब इन प्लेस ऑफ केशव मौर्य का ये था कि केशव मौर्य अमित शाह के बिल्कुल खास थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको तो नहीं हटाएंगे। योगी जी ने कहा कि अब हम दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज़्यादा नहीं करेंगे, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, वो सब रहा, और ये इनको कोई रोल नहीं मिल पाया था। और जो 17 वाइस प्रेसिडेंट है उसमें से एक ये भी हो गए थे। मुझे लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं उनका भी अहम रोल इस बार रहेगा कि 2024 का जो कमान है वो करीब करीब मोदी जी ने अपने हाथ में, इस इलेक्शन में भी लास्ट में दिख रहा था ले ली थी, अब तो वाकई ले लिए। दो अधिकारियों का नाम असीम अरुण जी, जो आईपीएस थे और तुरंत इस्तीफा देके हुए हैं, उनको मुझे लगता है कि उनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कहीं ना कहीं। और राजेश्वर सिंह, उनका इसलिए रहेगा असीम अरुण जी का कि वो दलित हैं, उस दलित को अगर अपने साथ रखना है तो उनको एक पोस्टर बॉय ऑफ दलित की तरह पेश किया जाएगा। दूसरे राजेश्वर सिंह हैं जो ईडी में रहे हैं, बहुत से लोगों का कच्चा चिट्ठा जानते हैं, तो उनको भी कैसे कहाँ सरकार यूज़ करेगी वो देखने वाली बात है। मैं अब मतलब ये भी समझने वाली बात है कि आज ये कोई भी, और खास करके ये सरकार, बाकी स्टेट में भी हालत 19-20 ही है, ये क्यों इतनी डिपेंडेंट होती जा रही है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। देखिए, सरकार चलाने में कायदे से चुने हुए प्रतिनिधियों का रोल होना चाहिए, लेकिन वो रोल नहीं है। और वो कई बार पिछली, जब सरकार 2017 से 22 थी,
आप सबको याद है धरना प्रदर्शन, विधानसभा के अंदर धरना, कितने ज्ञापन, कितना वो सब कि भाई इन लोगों ने ठीक से नहीं चला रहे हैं। रोष था बीजेपी के ही चुने हुए प्रतिनिधियों का ब्यूरोक्रेसी के प्रति। लेकिन पंचायत इलेक्शन में इस जो सो कॉल्ड नौकरशाह थे या कार्यपालिका थी, उसने डिलीवर कर दिया। पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ कि सदस्य तो उतने जीत के नहीं आए थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में या ब्लॉक प्रमुख बनाने में ब्यूरोक्रेसी का एक अहम रोल रहा और उसने उसको जैसी सरकार चाहती थी उस तरह से उसने उसको मैनेज कर दिया। फिर विधानसभा के इलेक्शंस आए। विधानसभा के इलेक्शन में भी कुछ जगह जैसे कि सीटों के लिए ऐसा माना जाता है कि वहाँ बहुत क्लोज कॉल थी और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो निष्पक्ष नहीं रहा। इस तरह की बातें हैं। लखनऊ की पूजा शुक्ला का इलेक्शन या बनारस जो तिवारी जी, जहाँ से जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाला जो कंस्टिट्यूंसी है वो जो जीते, नीलकंठ तिवारी जी, ये सब बहुत क्लोज इलेक्शंस थे और जहाँ पे निष्पक्षता पे ज़रा सवाल उठते हैं। अभी क्या हो रहा है कि तुरंत में जो ये नौकरशाह हमारे हैं, ये काउंसिल इलेक्शन में ये एक बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। एक मैं आपको एक वाकया जल्दी से बता दूं, हर जगह ये हो रहा है कि जो बीजेपी के ऑपोजिशन वाले कैंडिडेट हैं उनके पर्चे वो हो रहे हैं या कुछ ना कुछ उनको हो रहा है, वो इलेक्शन लड़ने में उनको दिक्कत हो रही है। एक बानगी आपको बता दूं, राजा भैया प्रतापगढ़ के में वर्चस्व है भाई, वो अपनी पार्टी बना लिए हैं, 2 इंडिपेंडेंट जीत के भी आ गए हैं। उनके साथी हैं अक्षय प्रताप सिंह, जिनको गोपाल भैया बोला जाता है, राजा भैया के बिल्कुल खास आदमी। उनको 3 बार एमएलसी रहे हैं, एक बार राजा भैया के सपोर्ट से वो एमपी भी, लोकसभा भी जीत के एक्स एमपी रहे हैं। उनके ऊपर एक 1997 का एक केस चल रहा था। केस क्या था? आर्म्स लाइसेंस फ्रॉड केस बोला गया था। उन्होंने रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया था और उसमें गलत पता दे दिया था। रिवॉल्वर के लाइसेंस में पता गलत था, कोई उस रिवॉल्वर से गलत काम किया हो, कोई गलत वो नहीं था, सिर्फ पता गलत दिया गया था। उनको इसके ऊपर एक केस चला के अभी 15 मार्च को उनको सजा सुना दी गई और कल परसों 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। आप ये बताइए कि मैं ठीक है, कानून है इस देश का तो 7 साल की सजा हुई है, ठीक है। 2 बातें हैं। छोटी बात जल्दी से कह दूं कि गलत पता देने से क्या 7 साल की सजा करना ठीक है? अगर उनको बैन कर दिया था, लाइफ बैन, कि वो उनको हथियार नहीं दिया जाएगा, उनको ये नहीं दिया जाएगा, वो शायद रहता, लेकिन ठीक है, मगर कानून देश का कहता है कि 7 साल की सजा। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि जब पिछले 20, 22, 25 साल से केस चल रहा था तो इसी समय सजा क्यों सुनाई गई? 4 दिन 10 दिन बाद सुना देते, 15 दिन बाद सुना देते। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट और इसीलिए कहीं ना कहीं मन में एक शंका उत्पन्न होती है। इसलिए शंका उत्पन्न होती है कि यहां से राजा भैया ने उनको अपना कैंडिडेट फिर डिक्लेयर कर दिया था। एमएलसी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, भाजपा का भी वहां प्रत्याशी था। तो ये सब एक कहीं ना कहीं मन में जरूर बात आती है कि ये कुछ ना कुछ निष्पक्ष नहीं हो रहा है और इसमें बखूबी एक नौकरशाह, एक ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है। मेरे विचार में ये ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है। मैं हरदम ये मानता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि वो अगर चुन गए हैं, वो जितने अच्छे जितने बुरे हैं उनको जनता ने चुना है, ताकत उनके हाथ में होनी चाहिए, दिशा निर्देशन वो देना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में उनका रोल होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही नहीं है। अगर वो अच्छा या बुरा करें तो कौन जवाब देने वाला है? याद है, मैं एक केस को फिर से कोट करता हूं। आपको याद है वो जो गोरखपुर में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बच्चे मरे थे, वो कहीं ना कहीं वो पेमेंट नहीं हुआ था टाइम से और फिर यहाँ फाइल फंसी थी, वहाँ फाइल फंसी थी। उसमें डॉक्टर कफील को भी वो किया गया, उनको कोर्ट ने कह दिया नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। वो ब्यूरोक्रेसी की कहीं ना कहीं गलती थी। कोई एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर कोई एक्शन हुआ उसमें? तो ये लोग सारी ताकत लेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती, जवाबदेही नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो भी हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो सरकार में है तो ताकत उसके हाथ में होनी चाहिए। चलिए, अब तो कल शपथ हो ही जाएगा और आने वाले समय में पता भी लग जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी की ताकत कितनी बढ़ी है या घटी है। थैंक यू सो मच।